and students, welcome back to my YouTube channel संदीप गंगवाल for current affairs। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोगों ने करंट अफेयर्स के स्टडी के अंदर इस श्रृंखला में पहला टॉपिक हमारा अंतर्राष्ट्रीय संगठन लिया है और आप लोगों के सहयोग से मेरा चैनल बहुत ही अच्छा चल रहा है, जिसमें मैं स्टूडेंट्स की हेल्प करके बहुत खुश हूँ और इसी तरह आप मुझे मोटिवेट करते रहें, मुझे आप मोटिवेशन देते रहें तो मैं आगे भी मेरी क्लासेस को इसी तरह रेगुलरली चला पाऊंगा और इसमें मुझे आपका सहयोग अति आवश्यक है। मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा कि अब तक हमने 4-5 संगठन पढ़े हैं, जिसमें आपको काफ़ी अच्छी चीज़ें देखने को सीखने को मिली होगी। उसमें कुछ भी आपको लगता है कि ये चीज़ दोबारा से समझाइए या कोई चीज़ रह गई थी तो उसे भी मैं रिपीट करने को तैयार हूँ। देखिए कि हमने अब तक यूएनओ का पूरा पार्ट, उसके बाद हमने आसियान, दक्षेस और बिम्स्टेक, इसके अलावा जी सीरीज वाले G20 और G8 कैसे G7 में कन्वर्ट हुआ, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण संगठन पढ़ने वाले हैं जिसकी विश्व में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। आप जानते हैं कि हेरिटेज साइट्स या कल्चर को बनाए रखने के लिए एक संगठन की आवश्यकता होती है ताकि वो रेगुलरली उसमें इम्प्रूवमेंट करता रहे और उनको संरक्षित कर सके। तो उसके लिए हमारे सामने यूनेस्को है और आपने यूनेस्को के बारे में सुना भी होगा। यूनेस्को क्या है? मैं यूनेस्को के बारे में थोड़ा सा परिचय दे दूं आपको कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स को अपनी सूची में शामिल करके उनके ऊपर रेगुलरली कार्य कर रहा है। उनको निरंतर रूप से अच्छी तरह इम्प्रूवमेंट करना, उसमें कुछ अमेंडमेंट करना, वो सारी चीजें यूनेस्को करता रहता है। जैसे कि हम लोगों ने विश्व के 8 आश्चर्य के बारे में सुना होगा। हमारे यहाँ ताजमहल है, दिल्ली का लाल किला है, कई सारे किले हैं, कई सारे ऐतिहासिक धरोहर हैं, उनको संरक्षित करना बड़ा आवश्यक है। तो उसमें हम महत्वपूर्ण योगदान क्या कर सकते हैं कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स को यूनेस्को टाइम टू टाइम अपने सूची में शामिल करके इंडियन गवर्नमेंट से बात करके उन्हें आगे बढ़ाने में रेगुलरली सहयोग कर रहा है। देखिए ये कारवां कैसे शुरू हुआ था। ये वही वाली बात है कि यूनेस्को भी यूएनओ का ही एक पार्ट है। यूनेस्को जो संस्था है वो यूएनओ के अंडर में है और उनके कहे अनुसार कार्य कर रहे हैं, लेकिन इनके अलग अलग उद्देश्य हैं। तो अलग अलग उद्देश्यों के लिए अलग अलग संस्थाएं बना रखी है। अभी हेरिटेज साइट्स के लिए हम यूनेस्को पढ़ रहे हैं, फिर हम लोग हेल्थ के लिए WHO पढ़ेंगे, फिर हम व्यापार के लिए WTO पढ़ेंगे और ऋण देने के लिए बैंकिंग संस्थाएं पढ़ेंगे। वो सभी यूएनओ से रिलेटेड हैं। देखिए यूएनओ क्या है वो हम अच्छी तरह समझ लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यूनेस्को का स्पेल होता है UNESCO का मतलब है यूनाइटेड नेशंस ऑफ एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। वापस देखिए, यूनाइटेड, U for United, N for Nations, E for Educational, S for Scientific, C for Cultural, then O for Organization। इसका हिंदी मीनिंग संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन होता है। इसके नाम से ही इसके लक्ष्य डिफाइन हो रहे हैं कि ये संयुक्त राष्ट्रों का समूह जो है वो शैक्षणिक गतिविधियों के लिए, वैज्ञानिक गतिविधियों के लिए और सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए जिम्मेदार है और इनको आगे बढ़ाने में सहायक है।
हुआ क्या था कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, जैसे कि मैंने बताया था आपको, शांति एवं सुरक्षा के लिए यूएनओ की स्थापना की गई थी, वैसे ही हेरिटेज साइट्स को बनाए रखने के लिए यूनेस्को की स्थापना की गई। आज बाय द वे यूनेस्को नहीं हो या सांस्कृतिक धरोहरों का संरक्षण नहीं किया जाए तो लोग उनका महत्व भूल जाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हमारे यहाँ मेवाड़ के अंदर चित्तौड़ का किला जो है वो हेरिटेज साइट्स के रूप में है। अब चित्तौड़ का किला नहीं हो तो चित्तौड़ कौन जाएगा? हम लोग जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। कोई बाहर से आएगा, उनका पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा? ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इसलिए इन साइट्स को रेगुलरली मेंटेन करना होता है और इनका अंतरराष्ट्रीय महत्व बढ़ाने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय संस्था का सहयोग बड़ा आवश्यक है। इसलिए टाइम टू टाइम यूनेस्को अपनी सूची में इंडियन साइट्स, राजस्थानी साइट्स और स्थानों को सम्मिलित करता रहता है और उनके बारे में रेगुलरली इंप्रूवमेंट करता है। देखिए इसकी हिस्ट्री बता देता हूं मैं आपको। यूनेस्को की जो स्थापना है वो फ्रेंड्स 4 नवंबर 1946 को हुई थी, 1946। इसका जो हेडक्वार्टर है वो फ्रांस के अंदर है और फ्रांस आप सब जानते हैं, फ्रांस यूरोपियन कंट्री, और फ्रांस की कैपिटल है पेरिस। पेरिस में मुख्यालय इसका, पेरिस फ्रांस। और पेरिस को हम सूर्य एवं सुंदरियों के देश के रूप में जानते हैं। और यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड फेमस वर्ल्ड हेरिटेज है जिसका नाम है एफिल टावर। आपने नाम अच्छी तरह सुना होगा, एफिल टावर, ये पेरिस में है। मेंबर कंट्री की बात करते हैं तो इसके टोटल मेंबर जो है वो वर्तमान में 193 हैं, लेकिन आज से 2 साल पहले ये 195 हुआ करते थे, जो अभी 193 रह गए हैं। हुआ क्या था, इसमें से 2 देश जो है वो बाहर निकल गए हैं, उसका भी मैं आपको बता देता हूं अभी ऐसा क्यों हुआ था। एक्चुअली हुआ क्या था कि आप लोग सब जानते हैं कि यूनेस्को, यूएनओ या यूएन की जितनी भी संस्थाएं हैं उन पर अमेरिका का दबदबा है, या यूं कह सकते हैं अमेरिका का इसकी स्थापना में बहुत बड़ा योगदान है। तो एक्चुअली अमेरिका और एक देश और है, उनके बीच में ऐसा कुछ हुआ कि उन दोनों को मेंबरशिप छोड़नी पड़ी। कैसे कि 2018 की बात कर रहा हूं मैं, 18 के अंदर क्या हुआ था कि इजराइल अपनी गतिविधियों के कारण या इजराइल और यूनेस्को में मतभेद के कारण यूनेस्को ने निर्णय लिया कि इजराइल को बाहर निकाल दिया जाए। ठीक है, जब ये बात पता चली अमेरिका को तो उनको अच्छा नहीं लगा, क्योंकि इजराइल अमेरिका का एक सहयोगी देश है या मित्र देश है, यूं कर सकते हैं अपन। तो इजराइल को बाहर निकालने के मामले में अमेरिका ने बीच में इंटरफेयर किया और अमेरिका ने यूनेस्को को धमकी दी, भैया आप इजराइल को बाहर करेंगे तो हम भी इसकी मेंबरशिप छोड़ देंगे। तो पहले तो इजराइल ने अपनी मेंबरशिप छोड़ी, मतलब इजराइल को यूनेस्को ने बाहर निकाला। उसके बाद दिसंबर 2018 में अमेरिका ने भी मेंबरशिप छोड़ दी। तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कि वर्तमान में कितने देश हैं यूनेस्को के अंदर? वर्तमान में 193 देश हैं। देखिए वापस पूछे आपसे कि इन 2 देशों ने हाल ही में संस्था छोड़ दिया, उन्हें निकाल दिया गया, तो वो आपके नाम अमेरिका और इजराइल आपके सामने है। देखिए तो आप नोट कर लीजिए। यूनेस्को यूनाइटेड नेशंस ऑफ एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन, स्थापना 4 नवंबर 1946, मुख्यालय पेरिस में है। वो पेरिस कहाँ है? फ्रांस में है। एक चीज नोट करिए आप देशों के अंदर कि यूनेस्को द्वारा 2018 में इजराइल को बाहर करने के मामले को लेकर यूएसए,
या अमेरिका ने भी दिसंबर 2018 में अपनी सदस्यता त्याग दी। ये चीज आप याद रखें। देखो मेंबर्स में अगर क्वेश्चन आता है मेंबर्स का तो ऑप्शंस मिल सकते हैं आपको 191, 193, 195। कंफ्यूज करने के लिए आपको एग्जामिनर 195 जरूर देगा, लेकिन हम कंफ्यूज नहीं होंगे क्योंकि हम कंफर्म हो चुके हैं और आप आंसर देंगे 193। तो यूएनओ और यूनेस्को दोनों में ही जो 193 मेंबर टोटल हैं, याद रखें इस चीज को, सेट कर लें। फिर क्या है, तो यूनेस्को का सबसे बड़ा अधिकारी महासचिव होता है और इसका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है हमारे लिए। और महासचिव वर्तमान में है आंद्रे एजोले। यूनेस्को की सभा में ये बहुत जोर से बोले, इनका नाम है आंद्रे एजोले। आप इसको अच्छी तरह याद कर लें। देखिए साइट्स के क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछते हैं कि पिछले 3-4 सालों में किन साइट्स को यूनेस्को शामिल करना है, उनके नाम जो है हमें इजीली याद करने हैं। कैसे कि आप नोट करिए 2016 से लेकर अब तक वे महत्वपूर्ण स्थान जिन्हें यूनेस्को अपनी सूची में शामिल कर चुका है, तो उनके महत्वपूर्ण नाम आपके सामने हैं। देखिए 2016 की बात करते हैं अपन, तो 2016 में 3 स्थानों को इनकी सूची में शामिल किया था, जिसमें नंबर 1 था विश्व का बहुत पुराना विश्वविद्यालय है जिसका नाम नालंदा विश्वविद्यालय है। और ये आप सब लोग जानते होंगे नालंदा विश्वविद्यालय जो है ये बोध गया नामक स्थान पर है। और बोध गया जो है वो भारत के बिहार राज्य में है। इंडिया का एक गरीब राज्य है बिहार। देखिए नंबर 2 पर कैपिटल कॉम्प्लेक्स। कैपिटल कॉम्प्लेक्स भी एक ऐतिहासिक स्थान है और ये पंजाब हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ में है। चंडीगढ़ को भारत का सबसे सुनियोजित शहर के रूप में पहचान मिली हुई है। तो नंबर 3 पर है आपके सामने एक अभयारण्य है जिसका नाम है कंचनजंगा राष्ट्रीय अभयारण्य। कंचनजंगा राष्ट्रीय अभयारण्य, इसके 2 नाम हैं, दोनों ही नाम हमें याद करने हैं। देखिए कंचनजंगा राष्ट्रीय अभयारण्य का एक और नाम है, उसे भी आप देखें। इसका नाम है, सिक्किम की स्थानीय भाषा में बोलते हैं इसको खांगचेंडजोंगा। सिक्किम के लोकल लैंग्वेज में खांगचेंडजोंगा। देयर इज खांगचेंडजोंगा। कहां पर है ये? सिक्किम के अंदर। इसका एक और नाम क्या है? कंचनजंगा। यहां नोट करेंगे आप सिक्किम। भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है सिक्किम। देखिए 16 में 3 स्थान है। पहला नालंदा विश्वविद्यालय बिहार, कैपिटल कॉम्प्लेक्स चंडीगढ़, कंचनजंगा राष्ट्रीय अभयारण्य सिक्किम, जिसे एक और नाम क्या दिया गया है? खांगचेंडजोंगा। ये 2016 की बात हुई। 16 के बाद 17 के स्थानों की बात कर लेते हैं। तो 17 में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भारत का एकमात्र हेरिटेज सिटी, हेरिटेज का मतलब होता है धरोहर। धरोहर शहर के रूप में किसे शामिल किया गया है? मुझे लगता है आपके सामने ऑप्शंस किस प्रकार हो सकते हैं। देखिए
नंबर 1 वाराणसी, वाराणसी घंटियों का शहर, यूपी, जिसे बनारस कहते हैं हम लोग। नंबर 2 पटना, ये बिहार में है। नंबर 3 मैसूर, मैसूर टीपू सुल्तान का शहर, यह कर्नाटक में है। और नंबर 4 पे है अहमदाबाद, और अहमदाबाद सूती वस्त्र नगरी, कहाँ ये? एशिया का मैनचेस्टर, यह गुजरात में है। आंसर दीजिए आप जल्दी से। आंसर है अहमदाबाद, और अहमदाबाद कहाँ है? गुजरात में। यह भारत का एकमात्र हेरिटेज सिटी है जिसे भी यूनेस्को ने अपनी सूची में शामिल कर लिया है। इसके बाद 17 के बाद प्रिय विद्यार्थियों 18 की बात कर लेते हैं। और 18 में हमारे लिए गर्व की बात है क्योंकि हमारे राज्य से एक स्थान को सूची में नाम मिला है, स्थान मिला है। उसका नाम है जयपुर शहर का परकोटा, जयपुर शहर का परकोटा। और आप जानते होंगे जयपुर शहर का परकोटा गुलाबी रंग या गेरुए रंग से पुता हुआ है, जिसे 18 में अपनी सूची में शामिल किया गया है। तो ये जयपुर फ्रॉम राजस्थान, ये भी हमारे लिए एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है। 19 का स्थान देखिए, 19 में मुंबई के एक स्थान को जगह मिली है। मुंबई भी भारत का ऐतिहासिक शहर है। अंग्रेजों के जमाने में मुंबई एक अंग्रेजों का महत्वपूर्ण स्थान हुआ करता था। जो मुंबई पहले बंबई नाम से फेमस था, ठीक है। तो मुंबई का क्या किया, मुंबई में एक जगह है, मुंबई शहर में एनक्लेव बिल्डिंग ऑफ एरिया, एनक्लेव बिल्डिंग ऑफ एरिया। कि एनक्लेव बिल्डिंग ऑफ एरिया क्या है? इसमें ऐतिहासिक स्थान शामिल है जिनके नाम बताया था मैं आपको। उन स्थानों के नाम है छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, ठीक है। अब आगे देखिए विक्टोरिया कॉलेज, विक्टोरिया कॉलेज। इसके बाद आता है आपके लिए विक्टोरिया कॉलेज के बाद विक्टोरिया हॉस्पिटल, और इसके आसपास का क्षेत्र जो है वो एनक्लेव बिल्डिंग ऑफ एरिया। काफी और बिल्डिंग्स भी है, पूरे एरिया को ही यूनेस्को ने अपनी सूची में शामिल कर लिया है। इसे आप अच्छी तरह याद कर लें। एक क्वेश्चन आपने कभी सुना होगा कि राजस्थान के कुछ किलों को इस सूची में शामिल किया गया है। तो उन किलों के नाम वैसे अक्सर बच्चों को याद रहते हैं, लेकिन फिर भी याद नहीं हो तो मैं आपको बता देता हूँ, बहुत ही इजी है। उन 6 किले हैं और 6 किलों के नाम है चीकू, गाजर, आम। चीकू, गाजर, आम। ची से चित्तौड़गढ़, कू से कुंभलगढ़, गा से गागरोन, ज से जैसलमेर, र से रणथंभौर और आम से आमेर। देखिए नोट कर लीजिए। लिखिए राज्य के वे किले जिसे यूनेस्को द्वारा अपनी सूची में शामिल किया गया है। कितने किले हैं? 6 किले। इसका ट्रिक आपके सामने है। चीकू, गाजर और आम। नंबर 1 चीज से चित्तौड़गढ़, नंबर 2 कू से कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ राजसमंद में है, बहुत ही ऊंचाई पर स्थित किला है। चीन के बाद इसकी जो दीवार है वो विश्व की सबसे ऊंची दीवार है, चौड़ी दीवार है और ऊंची दीवार है। गा से गागरोन, गागरोन झालावाड़ में है।
झालावाड़ से मुझे याद आया, झालावाड़ में कोरोना के केसेस लगातार रूप से बढ़ रहे हैं प्रवासी लोगों के आने के कारण। फिर जैसे जैसलमेर में किला है जिसका नाम सोनार का किला है, ये भी। फिर आपके से रणथंबोर आता है। रणथंबोर राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में है। और आमेर आप सब लोग जानते हैं, आम से आमेर, और आमेर जयपुर में स्थित है। ठीक है, तो मेरे विद्यार्थियों, ये यूनेस्को था। यूनेस्को के बारे में इससे ज्यादा कुछ पूछ नहीं सकते हैं। कुछ इसमें इंपॉर्टेंट जानकारी और अपडेट होगी तो मैं नेक्स्ट वीडियोस में आपको बता दूंगा। इसके बाद हम टॉपिक ले रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आज हर देश जो है वो परमाणु युद्ध या परमाणु हथियारों की बात करता है। पहले ऐसा नहीं था, परमाणु हथियार देशों के पास नहीं थे, लेकिन जैसे जैसे विश्व आगे बढ़ रहा है, देशों में प्रतियोगिता हो रही है, देशों में कंपटीशन हो रहा है, हो क्या रहा है कि देश जो है अपनी अपनी शक्तियों को बढ़ाने में लगे हैं। परमाणु हथियारों का कुप्रभाव आप देख चुके हैं, आप सुन चुके हैं। आज से कई वर्षों पहले जब भारत आजाद भी नहीं हुआ था, उस समय परमाणु बम का प्रयोग कर दिया गया। किस पर? जापान पर। जापान के दो शहर थे, हिरोशिमा और नागासाकी। तो इस परमाणु बम परीक्षण या परमाणु अस्त्र को जो है वो रोकना आवश्यक है। इन रोकने के लिए एक संगठन बनाया गया है जिसके बारे में अभी अपन पढ़ेंगे। देखिए, जो संगठन परमाणु परीक्षण को रोकने का कार्य कर रहा है और जो संगठन परमाणु परीक्षण रोकने की बात करता है, उनके परीक्षण को वही रोकने की बात करता है, वो है CTBTO। CTBTO। आप सोचिए कि हर देश के पास, हर डेवलप कंट्री के पास, हर डेवलपिंग कंट्री के पास परमाणु हथियार होंगे तो वो एक दूसरे को धमकी देंगे, वो एक दूसरे को युद्ध की चेतावनी देंगे। वो बोलेंगे हमारे पास परमाणु बम है, हम इसका कभी भी प्रयोग कर सकते हैं और ये विश्व शांति के लिए अच्छा नहीं है। जैसे कि आज बात करें, हमारे देश का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? पाकिस्तान। वो भी बात करता है परमाणु हथियारों की, हम भी बात कर रहे हैं परमाणु हथियारों की। तो क्या होता है? तनाव बढ़ता है और हमारा और पाकिस्तान का सीमा विवाद जग जाहिर है। हम वर्षों से इसको झेल रहे हैं। सीमा विवाद ऐसे, उनके आतंकवादी, उनके घुसपैठिए आए दिन हमारी सीमा के अंदर घुसपैठ करते हैं और हमारे पर आक्रमण करते हैं और हम लोग भी उनका जवाब देते हैं। लेकिन हमारा करोड़ों रुपया जो है वो सेना की रक्षा में, सेना को आगे बढ़ाने में और उन गतिविधियों में खर्च हो जाता है। आप सोचिए, अगर ये विवाद नहीं हो तो उतना पैसा जो है हमारे देश के आगे बढ़ाने में, इन बेरोजगारों को आगे बढ़ाने में, नई नौकरियां जो है वो बढ़ाने में अगर काम में लिया जाए तो कितना महत्वपूर्ण कार्य हो जाएगा। लेकिन ये चीजें हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन इससे रिलेटेड जो संगठन है उसको पढ़ना भी बड़ा आवश्यक है। CTBTO की बात करते हैं। CTBTO की स्थापना 1996 में हुई थी और ये चाहते हैं कि देश जो है परमाणु बम का परीक्षण कर ले, लेकिन उसका प्रयोग नहीं करे। लेकिन ऐसा संभव नहीं है तो उस पर रोक लगाना आवश्यक है। आज जो विश्व के बड़े बड़े देश या विकसित कंट्रीज हैं, जैसे कि अमेरिका, रशिया, फ्रांस, चाइना, है ना, इटली, जापान, जर्मनी, इन्होंने कई सारे परीक्षण कर रखे हैं और इन पर इनको जो है वो अंकुश नहीं लगाया जा रहा है। आज कोरोना को देख लीजिए आप। अगर आज कोरोना महामारी जो है, सब लोग कह रहे हैं चाइना से शुरू हुई है, चाइना ने एक लैब के अंदर परीक्षण किया है जो है वो चमगादड़ों से उत्पन्न हुई है और परीक्षण करके पूरे विश्व में फैला दिया है। हो सकता है ये सही हो, मुझे भी ऐसा लगता है। लेकिन उसके बाद क्या होगा? अब चाइना ने अमेरिका को रोकने के लिए एक वायरस बना दिया। आज अमेरिका ही सबसे ज्यादा परेशान है। वहां के 17 लाख से ज्यादा लोग जो है वो कोरोना के शिकार हो चुके हैं। लेकिन उनको रोकने के लिए चाइना ने एक वायरस बनाया। लेकिन अमेरिका फ्यूचर में चाइना को से कुछ न कुछ बदला अवश्य जरूर लेगा। परमाणु, क्या पता परमाणु बम से हमला कर दे। ये चीजें जो है विश्व शांति के लिए अच्छी बात नहीं है। तो चाइना अमेरिका पर अटैक करेगा तो अमेरिका के सहयोगी देश भी उसके साथ में होंगे और
सहयोगी देश आपस में लड़ेंगे, क्या पता तीसरे विश्व युद्ध की स्थिति नहीं आ जाए। तो लेकिन संगठन को पढ़ने का उद्देश्य ये है कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आने वाले एग्जाम्स में निश्चित रूप से ये क्वेश्चन बनेगा। तो सीटीबीटीओ के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। देखिए पढ़ेंगे हम, नोट करिए आप, सीटीबीटीओ। सीटीबीटीओ क्या है? सीटीबीटीओ का फुल फॉर्म है कॉम्प्रहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैंड ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। C फॉर कॉम्प्रहेंसिव, N इसमें साइलेंट है, T फॉर टेस्ट, B फॉर बैन, T फॉर ट्रीटी, देन O फॉर ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब ये होता है व्यापक परमाणु परीक्षण, बैन मतलब प्रतिबंध, ट्रीटी मीन्स होता है संधि, संगठन। व्यापक परमाणु परीक्षण, प्रतिबंध, संधि, संगठन। व्यापक परमाणु परीक्षण, प्रतिबंध, संधि, संगठन। सीटीबीटीओ जो है इसकी स्थापना हुई थी 19 नवंबर 1996, 19 नवंबर 1996। इसका जो हेडक्वार्टर है, इसका मुख्यालय वो वियना में है। वियना का नाम कल भी मैंने क्लास में लिया था। वियना ऑस्ट्रिया में है। ऑस्ट्रिया एक यूरोपियन कंट्री है और ये काम क्या करता है, इसका उद्देश्य वो आप सभी लोग नोट कर लीजिए। उद्देश्य क्या है? परमाणु परीक्षण को रोकना या परमाणु परीक्षण या परमाणु बम से हमले को रोकना। भाई देशों के पास परमाणु बम ही नहीं होंगे तो उनका प्रयोग इस पर करेंगे वो, लेकिन इसको रोकना बड़ा आवश्यक है। ये कब से काम कर रहा है? 1996 से काम कर रहा है। इसके बारे में देख लीजिए आप कि ये काम कैसे शुरू किया इसने। अगर हम इंडिया की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले ये जो है संगठन हमारे देश के पास आया था। हमारे देश के प्रमुख व्यक्ति प्रधानमंत्री जी से मिला था। वो प्रधानमंत्री जी थे उस समय अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सीटीबीटीओ के प्रतिनिधिमंडल को तुरंत मना कर दिया था कि हम लोग सीटीबीटी संधि पत्र पर कोई भी हस्ताक्षर नहीं करने वाले हैं, क्योंकि हमारे पास पहले से कोई परमाणु अस्त्र या हमारे पास इस प्रकार की मिसाइल्स या ऐसे शस्त्र नहीं है जिनसे कि हम दुश्मनों का सामना कर सके। अभी हम कोई साइन नहीं कर रहे हैं, आने वाले फ्यूचर में जो होगा देखा जाएगा। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के तुरंत मना करने के बाद कुछ समय बाद ही 1998 में ही पोखरण जैसलमेर के अंदर परीक्षण किया गया। वो परीक्षण करने के बाद जब भारतीय शक्तियां बढ़ी, हम समय समय पर परीक्षण लगातार रूप से कर रहे हैं और ये हमारे पड़ोसी देशों के साथ तनाव को देखते हुए आवश्यक भी है। तो कहने का मतलब ये है कि हमने अब तक सीटीबीटी संधि पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। अब सीटीबीटी के बारे में बताना चाहूंगा मैं, किन किन देशों ने हस्ताक्षर कर दिए हैं और किस रूप में कर दिए हैं। देखें, हुआ क्या कि अब तक आप इसमें नोट लगा लें कि अब तक विश्व के प्रमुख देशों ने, जैसे यूएसए, रशिया, जर्मनी, जापान, फ्रांस, ब्रिटेन, इन देशों ने हस्ताक्षर कर दिए हैं। किस पर? सीटीबीटी संधि पत्र पर। सीटीबीटी संधि पत्र पर, ठीक है।
तो सीटीबीटी संधि पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं, उसमें सर्वाधिक परमाणु बम है रशिया के पास 6500 से भी ज्यादा। उसके बाद यूएसए के पास है, उनके पास 6000 प्लस। जर्मनी के पास 250 प्लस। जापान के पास 150 प्लस। फ्रांस के पास 160 प्लस और ब्रिटेन के पास 210 प्लस है। तो ये जो है ये विश्व के प्रमुख देश भी हैं जो कि काफी शक्तिशाली देश है और इनकी सेना या डिफेंस जो है इनका काफी स्ट्रॉन्ग है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब सीटीबीटीओ में हमें क्या पूछ सकते हैं कि सीटीबीटीओ के महासचिव कौन है और भी कुछ बातें। सीटीबीटीओ के महासचिव आप नोट कर लीजिए। सीटीबीटीओ के वर्तमान महासचिव लेसिना जर्बो है, लेसिना जर्बो, और ये रहने वाले हैं बुर्किना फासो देश के। बुर्किना फासो एक अफ्रीकन देश है, बहुत ही गरीब देश है, उसमें से ये लेसिना जर्बो को चुना गया है। तो अफ्रीकन देश के लिए भी ये गर्व की बात है। लेसिना जर्बो, इसे हम थोड़ा सा याद करने की ट्रिक, इनके पास शूज है जिनके लेस नहीं है, शूज को हम हमारी देसी भाषा में जर्बो बोलते हैं। तो ये है लेसिना जर्बो, आप अच्छी तरह याद कर लें। देखिए सीटीबीटीओ में कुछ चीजें और भी महत्वपूर्ण है, जैसे कि सीटीबीटी संधि पत्र होता क्या है, मैं आपको पहले भी समझा चुका हूं कि वह संधि पत्र है जिस पर हस्ताक्षर करने के बाद वह देश परमाणु परीक्षण नहीं करेगा, ठीक है, और इनका उद्देश्य विश्व की शांति के लिए है। जैसा मैंने पहले भी कहा था आपको, अगर सभी देशों के पास, प्रमुख देशों के पास बहुत ज्यादा मात्रा में परमाणु हथियार हो जाएंगे और इनके ऊपर कोई अंतर्राष्ट्रीय दबाव नहीं होगा अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का, तो ये अपनी मनमानी करेंगे, देशों को धमकाएंगे, उन्हें युद्ध के लिए चुनौती देंगे और ये विश्व शांति के लिए बहुत खतरे वाली बात है। तो आने वाले भविष्य में अगर तीसरा विश्व युद्ध होता है तो इसका सबसे बड़ा कारण जो है परमाणु बम होता है। आप जान चुके हैं कि 1945 में भी जब जापान पर अमेरिका ने परमाणु बम से हमला किया था, 2 ही दिनों में 2 शहर पूरी तरह तहस नहस हो गए थे, जिनके नाम हिरोशिमा और नागासाकी हैं। वहां पर 10 लाख से ज्यादा लोग मरे थे उस समय, और आज भी उन शहरों में जो है वो जमीन पूरी तरह अनुपजाऊ हो चुकी है। वहां पर बहुत सारी हानिकारक किरणें हैं, गैसेज हैं, और काफी चीजें जो है वो बहुत खराब हो चुकी है। अब वह मानव जीवन संभव नहीं है। तो देखिए बहुत ज्यादा हानिकारक प्रभाव होता है, आने वाले वर्षों तक वो चीज जो है वो जनशून्य हो जाती है, प्रकृति पूरी तरह तहस नहस हो जाती है। इसलिए परमाणु बम का प्रयोग जो है वो बड़ा खतरनाक है। तो अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी। आज हमारे वीडियोस के लिए इतना ही। आगे मेरा चैनल पर आप देखते रहिए, आने वाले संगठन जो है वो रेगुलरली इसी तरह पढ़ते रहेंगे। मेरे चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आपका अपना मित्र संदीप गंगवाल। जय हिंद, जय भारत।